सुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सब परिचित हैं, जन सुलभ पुस्तकालय हिंदी की प्रख्यात लेखिका मनु भंडारी जी के जीवन और कृतित्व पर एक महत्वपूर्ण श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं उनके आत्मकथांश एक कहानी यह भी पर अपने कुछ विचार आपसे साझा कर रही हूँ। उसने जब पहली बार आसमान में सितारों की भाषा में कुछ लिखा देखा तो उसके भीतर भी कुछ लिखने की इच्छा जन्मी। उसने निब वाले पेन से जिंदगी की स्लेट पर प्रेम लिखा, जो उभर कर पीड़ा दिखा। उसने सुकून लिखा, स्याही ने साजिश रची, शब्द उभरा सितम। उसने फिर लिखा, 1 इंच मुस्कान एक खाने आकाश नाई। फिर उभरा, मैं हार गई अकेली। वह पानी लिख रही थी, आग उभर रहा था। फूल चाह रही थी, खार खैर मकदम कर रहे थे। कागज से हटकर जब भी उसने जिंदगी की स्लेट पर कुछ भी लिखना चाहा तो वह हमेशा विपरीतार्थक के रूप में ही उभरा, जिसे नियति का नाम देना मुनासिब नहीं होगा। जनवरी 2016 में मनु भंडारी पर केंद्रित पाखी के अंक में प्रेम भारद्वाज द्वारा अपने संपादकीय बगैर दस्तक दरवाजा खोलना की यह पंक्तियां हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित और लोकप्रिय लेखिका मनु भंडारी के कोमल मन की संवेदनशीलता और यथार्थ जीवन की कठोरता और निर्ममता को बखूबी बयान करती हैं। हिंदी साहित्य को साहित्य की विभिन्न विधाओं द्वारा समृद्ध करने वाली लेखिका मनु भंडारी जब अपने जीवन की कहानी लिखती हैं तो उसे नाम देती हैं एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी वास्तव में मनु भंडारी की आत्मकथा न होकर उनके लेखकीय जीवन का विस्तृत और निजी जीवन का आंशिक ब्यौरा है। उनका कहना है कि जिस तरह कहानी जिंदगी का अंश मात्र ही होती है, उसी तरह एक कहानी यह भी उनकी जिंदगी का एक टुकड़ा भर है। उनके अनुसार आत्मकथा लिखना कहानी और उपन्यास लिखने से ज्यादा मुश्किल काम है। दूसरों की कहानी लिखने में कल्पना की छूट रहती है, लेकिन आत्मकथा लिखते समय लेखक को तटस्थ रहना पड़ता है, क्योंकि उसमें निमित्त भी वही है और लक्ष्य भी वही। अपने जीवन की कहानी लिखने को मन्नू जी ने जुर्रत करार दिया। बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वह इसे लेखकीय यात्रा के रूप में ही लिखना चाहती थी। शोध कार्य करने वाले शोधार्थी अक्सर उन्हें एक लंबी प्रश्नावली भेजते रहते थे, जो उनके जीवन, व्यक्तित्व और रचना प्रक्रिया पर आधारित होती थी। तो एक बार उनके प्रकाशक ने उन्हें सुझाव दिया कि वह क्यों नहीं अपने जीवन और कृतित्व से संबंधित 30-40 पेज का 30-40 पन्नों का एक आलेख लिखकर उन्हें देती, ताकि
वह उसे पुस्तक की भूमिका के रूप में प्रकाशित कर सकें। जिस भी विद्यार्थी या शोधार्थी को उस सामग्री की आवश्यकता हो, वह उस पुस्तक से उसे ले सकेगा। यह लगभग 1993 की बात है। मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी अपनी लंबी बीमारी के दौरान टुकड़ों टुकड़ों में लिखी। वे बताती हैं कि इस कारण इस पुस्तक में वह समग्रता दिखाई नहीं देती जो एक लेखक के एक बैठक में लिखने से आती है। एक कहानी यह भी को मुकम्मल होने में लगभग 12 वर्ष का समय लगा। इसी दौरान लखनऊ से छपने वाली पत्रिका तद्भव में राजेंद्र यादव की आत्मकथात्मक टिप्पणी मुड़ मुड़ के देखता हूँ प्रकाशित हुई। बकौल मन्नू जी, उसमें राजेंद्र जी ने उन दोनों के संबंधों को लेकर बहुत से गैप्स छोड़ दिए थे और मन्नू जी को लगता था कि उन सब बातों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तद्भव के संपादक से कहा कि मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन वह जवाब इसी अंक में छपना चाहिए, और फिर ऐसा हुआ भी। मुड़ मुड़ के देखता हूँ कि बरक्स मन्नू जी ने देखा तो इसे भी देखते शीर्षक से कुछ अंश लिखे, जो एक कहानी यह भी में पूरक प्रसंग के रूप में प्रकाशित हुए। आवेगहीन तटस्थता से लिखी गई इस पुस्तक का अंतिम भाग यही पूरक प्रसंग है। मन्नू जी कहती हैं कि हो सकता है किसी को इसमें प्रतिशोध की गंध आए तो किसी को सेल्फ जस्टिफिकेशन की, लेकिन जब बहुत ज़रूरी हुआ उन्होंने तब ही अपने निजी जीवन के कुछ अंतरंग रहस्य इस पूरक प्रसंग के रूप में लिखे, जो बाद में इस पुस्तक का हिस्सा बने। मन्नू जी बताती हैं कि उनके बहुत से साहित्यिक और गैर साहित्यिक मित्रों ने उन पर बहुत दबाव डाला कि राजेंद्र यादव और अपने संबंधों के बारे में उन्हें मात्र संकेत न देते हुए खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन हमेशा शालीनता के कारण निजी संबंधों का सार्वजनिक खुलासा उन्हें संकोच से भर देता था। इसलिए उन प्रसंगों को विस्तार से लिखना उन्हें कभी भी जरूरी नहीं लगा। यूं तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आत्मीय संबंधों के कुछ नितांत व्यक्तिगत पन्ने होते हैं। समाज और संबंधों की गरिमा के मद्देनजर बहुत देर तक इंसान उन्हें जग जाहिर करने से गुरेज करता है। मन्नू जी कहती हैं, उन बेहद अपमानजनक स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना सबके बीच अपने को नंगा खड़ा करने जैसा ही था और कम कठिन काम नहीं था यह मेरे लिए। द्वंद्व और अनिश्चय का यह ऊहापोह जीवन भर बना रहा और अंततः 35 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद एक दिन वे राजेंद्र जी से अलग हो गए। मन्नू जी जब भी आत्मावलोकन करती तो एक सवाल हमेशा उनके सामने सिर उठाकर खड़ा हो जाता और वो सोचती कि क्यों मैं सबके सामने एक सुखी संतुष्ट गृहिणी का मुखौटा लगाकर यह सब झेलती रही, जिसे किसी भी स्त्री के लिए झेल पाना बहुत दुष्कर है। ना मैंने राजेंद्र का दिया कभी खाया न पहना,
बल्कि घर और बच्चे का सारा उत्तरदायित्व भी मैं खुद ही ढोती रही। किशोरावस्था में मेरी जिन रगों में लावा बहता था, उनमें क्या अब निरा पानी बहने लगा है? और तब महेंद्र कुमारी अर्थात मन्नू भंडारी की किशोरावस्था के वह चित्र हमारी आंखों के सामने कौंध जाते हैं, जब कॉलेज में अपनी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर उन्होंने प्रभात फेरियों, हड़तालों और जुलूसों में पूरी सक्रियता के साथ अपनी भागीदारी दर्ज की थी। जो लड़की अपनी किशोरावस्था में इतनी विद्रोहिणी थी, वह भला जीवन में उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए क्यों बाध्य हुई जहां उसे संबंधों के ठंडेपन को जीवन के स्थायी भाव की तरह स्वीकार करना पड़ा। शायद इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि वह राजेंद्र जी से लगाव और प्रेम के संबंध से बंधी हुई थी। उन्हें ऐसा रह रहकर महसूस होता था कि उनका समर्पण एक न एक दिन राजेंद्र जी को जरूर बदल देगा। विवाहित जीवन के आरंभ में ही समानांतर जीवन का फॉर्मूला देकर राजेंद्र जी ने अपने आप को वैवाहिक जीवन की सारी जिम्मेदारियों और जवाबदेही से मुक्त कर लिया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि समानांतर तो रेखाएं होती हैं, रिश्ते तो नहीं होते। यह कैसा रिश्ता था जिसके तराजू के एक पलड़े में सारी जिम्मेदारियां थीं, त्याग था और चुपचाप सहने की बाध्यता थी, और दूसरे पलड़े में आजादी, मनमाना करने की छूट और हरेक जवाबदेही से मुक्ति। जिन राजेंद्र यादव को नौकरी करना अपनी स्वतंत्रता का हनन लगता था, उन्होंने कभी क्यों नहीं सोचा कि उनकी पत्नी कैसी विपरीत परिस्थितियों में नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है, एक बेटी का लालन पालन भी करती है और बदले में उनसे एक निर्द्वंद्व आत्मीयता और प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती। क्या एक स्त्री की इतनी सी चाहत भी पूरी करना इतना कठिन था कि सारा जीवन होम करने पर भी ना तो वह इच्छा पूरी हो पाई और ना ही वह कभी रिक्तता ही भर पाई। मन्नू जी पर इस रिश्ते को निभाने के लिए कई स्तरों पर दबाव था। यह दबाव सामाजिक कम और निजी ज्यादा था। अपनी पुत्री रचना को बंटी ना बनने देने का दबाव, घर वालों की इच्छा के विपरीत किए गए प्रेम विवाह को निभाने का दबाव, और जिस व्यक्ति को उसकी तमाम अपूर्णताओं के साथ, कमियों के साथ स्वीकार किया था, उसके प्रति अपने प्रेम के हाथों विवश होने का दबाव। यूं भी भला रिश्तों में सब कुछ स्याह और सफेद कब होता है, बल्कि ज्यादातर रिश्ते तो स्याह और सफेद का मिश्रण ही होते हैं। मैं यहाँ पर मन्नू जी से बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर खड़ी हिंदी की मूर्धन्य रचनाकार प्रभा खेतान जी का जिक्र करना चाहूंगी। मन्नू जी तो विवाहिता थी, एक पुत्री की माँ थी, गृहस्थी के बंधनों में भी बंधी थी, लेकिन प्रभा खेतान तो डॉक्टर सर्राफ और समाज की नजरों में मात्र एक दूसरी औरत थी। जब हम उनकी आत्मकथा अन्य से अनन्या पढ़ते हैं तो यह सवाल कई बार मन में कौंधता है कि आखिर वह कौन से कारण हैं, कौन सी मजबूरियां हैं
जिनकी वजह से कोई पढ़ी लिखी आत्मचेता आत्मनिर्भर स्त्री जीवन भर एक ऐसे अनचाहे संबंध और अवांछित स्थिति को निभाती है जिसमें उसे ना तो सम्मान मिलता है, न प्रेम और ना ही स्वीकृति। सच तो ये है कि प्रेम मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मन के हाथों चला गया मनुष्य प्रेम के अतिरिक्त ना कुछ देखता है, ना समझता है और ना ही चाहता है। यह प्रेम का ही तकाजा था कि विवाह के बाद मन्नू जी के सामने जब राजेंद्र जी ने मीता के साथ अपने संबंध को अपने जीवन का सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट कहा और उनसे इस संबंध से बाहर आने के लिए मदद मांगी, तो न चाहते हुए भी वह इनकार न कर सकी और उन्होंने जैसे हर हालत में राजेंद्र जी का साथ देने, उन्हें समर्थन देने का संकल्प ले लिया, जिसे उन्होंने हर संभव कोशिश करके निभाया। हालांकि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वह उस ब्लैक स्पॉट को मिटाना तो दूर धुंधला भी न सकी और जिसकी काली परछाई जीवन भर उन्हें डसती रही और वह अंधेरा गहराता ही चला गया। मन्नू जी लिखती हैं, मैं सिर्फ खर्च ही करती रही और एक ऐसी स्थिति आई कि मैं बिल्कुल खाली खोखली हो गई। रोगग्रस्त शरीर, निष्क्रिय जीवन और खंडित आत्मविश्वास की किरचों में लिपटा हुआ व्यक्तित्व। वे कहती हैं, तब बार बार मन में यही उठता था कि क्यों नहीं मैं इन समानांतर जिंदगियों की छतें भी समानांतर करके पहले वाली जिंदगी में लौट जाऊं। पर अपने प्रति हजार हजार धिक्कार उठने के बावजूद मैं ऐसा कोई निर्णय कभी नहीं ले पाई। मन्नू भंडारी के इस आत्मकथांश के प्रकाशित होने पर बहुत से आरोप भी लगाए गए। कहा गया कि वह अपने निजी जीवन में जितनी प्रगतिशील और क्रांतिकारी दिखाई देती हैं, उनके लेखन में उसकी छाप कहीं भी नहीं है। जिस छाप को वो अपने लेखन में निभाती हैं, व्यक्तित्व में वो छाप कहीं भी दिखाई नहीं देती। यह भी कहा गया कि उन्होंने एक लेखक के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए राजेंद्र जी के साथ अपने संबंध को बनाए रखा और जब वह मंतव्य पूरा हो गया तो उन्होंने उससे किनारा कर लिया। स्त्री विमर्श के दौर में मन्नू जी की आत्मकथा को निजी जीवन के प्रसंगों, तनावों और विश्वासघातों से परिपूर्ण एक निजी कथा व्यथा कहा गया। इन आरोपों की वास्तविकता से भले ही हम सब लोग परिचित हैं, लेकिन हर हाल में कुछ ना कुछ कहते रहना लोगों का काम भी है और मन बहलात भी। बकौल मन्नू भंडारी, मैं जानती हूं कि शक्ति का परचम लहराती स्त्री विमर्श में पगी स्त्रियां जरूर मुझे धिक्कारेंगी, लेकिन फिर भी अत्यंत तटस्थता से एक कहानी यह भी में वह लिखती हैं कि जब तक मेरे व्यक्तित्व का लेखक पक्ष सजीव और सक्रिय रहा, चाहकर भी मैं राजेंद्र से अलग नहीं हो पाई। वह बार बार खुद से सवाल पूछती थी कि इस संबंधहीन संबंध को आखिर वह क्यों निभा रही हैं। राजेंद्र जी को अपने मन से या फिर खुद को राजेंद्र जी से मुक्त क्यों नहीं कर पा रही हैं। अत्यंत ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया है, राजेंद्र जी की हरकतें मुझे तोड़ती थी
तो मेरा लेखन उससे मिलने वाला यश मुझे जोड़ देता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा लेखक निर्जीव और निष्क्रिय होता गया, मेरे भीतर की स्त्री सजीव होती गई। अपना पूरा वजूद पाते ही उस स्त्री के लिए न साथ रहना संभव रह गया था और न उस संबंध को निभा पाना। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर मैं राजेंद्र के साथ रही तो उनके प्रति अपने गहरे लगाव के कारण, और यदि अलग हुई तो अपनी मुक्ति के लिए। यहाँ ना तो दोषारोपण है और ना ही आत्मदया की कुंठा। भले ही राजेंद्र जी के व्यवहार से उनका पत्नी रूप और स्त्री रूप सदैव त्रस्त रहा, लेकिन उन्होंने बहुत ईमानदारी से इस बात को भी स्वीकार किया है कि जहाँ तक लेखन की बात है, राजेंद्र जी ने उन्हें सदैव लिखने के लिए प्रेरित किया। इसलिए जब तक लेखन निर्बाध चलता रहा, यह संबंध भी बना रहा, क्योंकि लेखन में वह ताकत होती है कि वह विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति का साथ देती है और उसे बिखरने नहीं देती। जीवन की तमाम विसंगतियों के बीच भी मन्नू जी ने अपनी रचनात्मकता को बाधित नहीं होने दिया। वे लिखती रहीं और अपने लेखन से लगभग असंभव हालातों का सामना करने की ऊर्जा बटोरती रही। जीवन के घात प्रतिघात सहते हुए उनके भीतर बाहर बहुत कुछ टूटा भी, लेकिन उन्होंने अपनी जिजीविषा, संवेदना और रचनात्मकता को कभी टूटने नहीं दिया, और यह कोई कम हिम्मत की बात नहीं है। लेखन से भी ज्यादा अपनी पुत्री रचना यादव, जिसे वह प्रेम से टिंकू कहकर पुकारती हैं, उसके प्रेम ने उन्हें लगातार संघर्ष करने और कभी भी न हारने की हिम्मत दी। राजेंद्र जी की हरकतों से परेशान होकर जब भी वह उनसे अलग होने का निर्णय लेने के बारे में सोचती, तो टिंकू का चेहरा अचानक बंटी के चेहरे में जा मिलता और वह घबराकर अपने निर्णय से पीछे हट जाती। वही टिंकू जब 11 वर्ष की हुई तो मन्नू जी की अपेक्षा अपनी मौसी सुशीला को अपनी सगी माँ समझने लगी, क्योंकि बचपन में कई सालों तक उसकी शंटिंग उन दोनों घरों में बराबर होती रही थी। वह कभी अपनी माँ के घर पर रही और कभी अपनी मौसी के घर पर, और धीरे धीरे उसने मौसी को ही अपनी सगी माँ समझ लिया। मन्नू जी के शब्दों में, सहज सामान्य स्थिति होने पर ये दो संबंध ही तो मेरे निकटतम संबंध होते, पति और पुत्री। लेकिन एक ने तो मुझे संबंध की शुरुआत में ही समानांतर जिंदगी का नुस्खा थमाकर मानो अपने को मुझसे अलग ही कर लिया था। आज इतने बरसों बाद जब पता चला कि टिंकू भी मुझे अपनी असली माँ नहीं, पराई माँ ही माने बैठी है, तो जैसे मेरे दुख का कोई अंत नहीं रहा। मन्नू जी जीवन भर उस दिन की तकलीफ और आंसुओं को कभी भुला नहीं सकी। ऐसे न जाने कितने अवसर, न जाने कितनी बार आए जब उन्होंने एक छोटी सी खुशी संजोनी चाही और असह्य पीड़ा लेकर लौटी। जब मन में किसी प्रेमिल क्षण को सहेजना चाहा और ठंडी उदासीनता ने जैसे उन्हें जड़ बना दिया। जब सपनों के इंद्रधनुष सजाए और क्रूर यथार्थ ने उनकी सारी कोमल कल्पनाओं को निर्मूल कर दिया।
उनकी इस तकलीफ, छटपटाहट और उदासी को एक कहानी यह भी कि पांडुलिपि पढ़ने के बाद हिंदी की प्रख्यात लेखिका सुधा अरोड़ा जी ने अपनी एक कविता में बहुत खूबसूरती से बयान किया है। कविता का शीर्षक है जिन्हें वह संजोकर रखना चाहती थी। इस कविता की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ आपको सुनाती हूँ। 20 साल पहले उस दिन, 20 साल पहले उस दिन जब वह शादी की 12वीं सालगिरह पर रजनीगंधा का गुलदस्ता लिए काम से लौटी थी। पति रात को कोरा चेहरा लिए देर से घर आए थे। उनकी जेब से निकली प्रेम पत्रों की पूरी इबारतें शब्द दर शब्द रटी पड़ी हैं उन्हें। बेलौस ठहाका, छेड़छाड़, शरारत भरी चुहल, सब बेशुमार दोस्तों के नाम। बेलौस ठहाका, छेड़छाड़, शरारत भरी चुहल, सब बेशुमार दोस्तों के नाम। उनके लिए तो बस बंद दराजों का साथ और अंतहीन चुप्पी, और वह झूठ की कशीदाकारी वाली चादरें ओढ़कर करवटें बदलती रही रात भर। कैसी विडंबना है कि मनुष्य बेजान चीजों को कितनी शिद्दत से सहेजता है, लेकिन जीते जागते इंसान की अहमियत कभी नहीं समझता। मनुष्य प्रेम में जीना नहीं जानता, लेकिन मृत्यु की आगोश में समा जाने पर प्रेमी की याद में स्मारक जरूर बनवा देता है। हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार ममता कालिया जी ने एक कहानी यह भी पर अपने विचार कुछ इस तरह से अभिव्यक्त किए हैं। भारत भर के पुरातत्वविद इस बात की चिंता करते हैं कि आगरा में स्थित उस विशाल ताजमहल में एक सूत भी दरार न आने पाए। बुद्धिजीवी समाज को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि रिश्तों के छोटे छोटे ताजमहलों में भी टूट फूट न हो। प्रेम कहानियों को बचा सकना सिर्फ प्रेमियों के हाथ नहीं होता, एक युग के सपने भी उसमें गुंथे होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि एक अच्छा लेखक एक अच्छा इंसान भी हो, ऐसी संभावना बहुत कम होती है, लेकिन मन्नू जी इसका अपवाद है। उनका व्यक्तित्व अधिक सच्चा और सहज है अथवा उनका लेखन, इसे तय कर पाना आसान नहीं। अपने इस आत्मकथांश में उन्होंने कहीं पर भी झूठ का आश्रय नहीं लिया और ना ही कभी अपनी साहित्यिक छवि को बचाए रखने के लिए किसी आवरण का छल छद्म का सहारा। संक्षेप में कहूं तो एक कहानी यह भी अपनी अस्मिता की तलाश में अनवरत जूझती, अपने अस्तित्व के अर्थ खोजती एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसका जीवन सृजनात्मक पहचान गढ़ने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को अकेले निभाने का अंतहीन संघर्ष है। प्रेम भारद्वाज के शब्दों में कहूं तो वह स्त्री के साथ साथ लेखिका भी थी। अपनी चोटों को उसने कहानी बना दिया, लेकिन जिंदगी को अफसाना कैसे मान लेती। लिखना दो तरह का होता है, कागज पर और मन पर। कागज पर उसका लिखा तो जमाने ने पढ़ा, लेकिन
मन पर जो लिखती और मिटाती रही, उसे तो सिर्फ वही पढ़ती रही और पढ़कर उदास होती रही। और इस तरह पथरीली राहों पर बोझिल कदमों से चलते हुए समय तो सरकता गया, जिंदगी तो कटती गई, लेकिन वह सुबह कभी नहीं आई जिसका इंतजार उन्हें जीवन भर रहा। धन्यवाद।